हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th के मिड टर्म के पेपर की तैयारी की बात करते हैं और उसमें पॉलिटिकल साइंस की बात हम कर रहे हैं, जिसमें हम बताए थे आपको कि मिड टर्म में टोटल 6 चैप्टर आपको आ रहा है, जिसमें से हमने शुरू के 5 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बना करके एमसीक्यू आपके चैनल पे हमने अपने डाल दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे देख भी लिया होगा। लेकिन अब हम आज जो है चैप्टर नंबर न्यायपालिका, जिसे हम क्या कहते हैं 6, न्यायपालिका से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन का कि कौन से न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सा न्यायालय है जिसके द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध, यानी उसने निर्णय जो जारी कर दिया है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील उसके खिलाफ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका उत्तर इसका बी होगा, अर्थात सैनिक न्यायालय। अगर सैनिक न्यायालय ने कोई अपना आदेश दे दिया है तो उसके खिलाफ अब हम आगे किसी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। ये हमारा कौन कहता है? एनसीईआरटी कहता है, संविधान कहता है। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल किया गया है? तो उस देश का नाम अमेरिका है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? अमेरिका होगा। जनहित याचिका ये हमारे संविधान को सक्रिय बनाता है और ये जनहित याचिका एक प्रकार का ऐसी याचिका है जो जनता के हित के लिए काम करता है, अर्थात जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जनहित याचिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब तक मुख्य न्यायाधीश के पद पे रह सकता है? तो दोस्तों इसमें तो कहा गया है कि 5 वर्ष या 65, इसमें से जो भी पहले पूरा करता है वह उस वक्त रिटायरमेंट होता है। अब देखिए आपके ऑप्शन में 5 वर्ष तो है नहीं, यानी इसमें 65 दिया है, तो वह व्यक्ति अपने पद पर कितने वर्षों तक रह सकता है? 65 वर्ष तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायपालिका की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख भारत के किस आर्टिकल या अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका उत्तर 134 है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आर्टिकल 36 में मिलता है। इसका उत्तर ये हो जाएगा, आर्टिकल 134। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवश्यक नहीं है? यानी कह रहा है कि आवश्यक है, अब नहीं है तो नहीं काट देंगे अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यकता नहीं है, यानी ये उसके लिए नहीं है। तो भारत का नागरिक होना जरूरी माना जाता है। लोकसभा की नजर में माननीय न्यायाधीश हो ये जरूरी नहीं है। वह सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत किया हो ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक रहा हो ये जरूरी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये मान्य नहीं है, इसीलिए सवाल नहीं पूछ रहा है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी होगा। वह लोकसभा की नजर में नहीं, राष्ट्रपति की नजर में माननीय न्यायाधीश या विधिवेता हो तो इसका उत्तर सही होता, इसलिए यहाँ पर लोकसभा की वजह से ये गलत है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अपील का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? हम कहीं पर अपील करते हैं तो उसका सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगी। कह रहा है कि न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक व्यवस्था को लोकतांत्रिकरण करना। ठीक है, न्यायिक व्यवस्था को
लोकतांत्रिकरण करना, यानी न्याय को सक्रिय करना ही न्यायिक सक्रियता होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई काम कार्यपालिका का है या कोई काम न्याय विधायिका का है, लेकिन ना ही विधायिका अच्छे से कर रही है और ना ही कार्यपालिका उस काम को करती है, तो उस कंडीशन में न्यायपालिका उस कार्य को करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका को जब प्रेशर देती है, इसी प्रक्रिया को हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारा लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत होता है। हालांकि न्यायपालिका के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव बनता है, क्योंकि ये कार्य किसका है, कार्यपालिका और विधायिका का है, लेकिन करने के लिए कौन कह रहा है, न्यायपालिका, तो उसके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव बनता है, लेकिन इससे लोकतंत्र की प्रक्रिया हमारी सही रहती है। आगे कह रहा है दोस्तों कि न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका को बनाती है, क्या बनाती है, एक उत्तरदायी बनाती है। वो अपने कार्य के प्रति क्या हो जाता है, उत्तरदायी हो जाता है, यानी वो समझने लगता है कि ये काम क्या है, मेरा है और मुझे करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या एक रीट का प्रकार है, यानी इसमें से कौन सा रीट है। जैसे हमने पीछे कई क्वेश्चनों में हमने चर्चा किया है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये दोनों ही कोर्ट अपने अपने स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत क्या करता है, 5 प्रकार का ये भी रीट जारी करता है। अब ये सवाल पूछ रहा है कि जो 5 प्रकार के जो रीट जारी किए जाते हैं उसमें से ये कौन सा एक रीट है, तो इसमें से एक रीट कौन है, ये ऑप्शन नंबर सी है, जिसे हम अधिकार परीक्षा कहते हैं। अधिकार परीक्षा एक प्रकार का रीट है जो मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करती है। ठीक है, सवाल यही है इसका। अगला कह रहा है कि न्यायपालिका का कौन सा अधिकार क्षेत्र मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अभी अभी हमने कहा कि मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है, तो रीट वाला अधिकार क्षेत्र जो है यही क्या करता है, मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए आजकल आपके पैटर्न में एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो रिक्त स्थान वाले आते हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कथन कारण के भी आते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं एग्जाम में जो ट्रू एंड फॉल्स यानी गलत और सही वाला आता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह भी क्वेश्चन आपके साथ टच किया है और बताने का प्रयास करें कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कह रहा है कि न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता, वेतन मतलब सैलरी और भत्ता मतलब फैसिलिटी, जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन और भत्ता भारत सरकार की डैश निधि से दी जाती है, यानी प्रदान की जाती है। तो कौन सी निधि से दी जाती है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संचित निधि। कौन सी निधि है, संचित निधि। ठीक है, संचित निधि के माध्यम से दी जाती है, तो इसका उत्तर हो गया संचित निधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को व्यक्तिगत आलोचना से प्रदान की गई है, यानी यहाँ क्या भरेंगे, यानी कोई व्यक्ति हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, अगर वह कोई बात कहता है तो उसकी हम आलोचना नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमारा संविधान कहता है। उनकी आलोचना हम नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, इसलिए ये कह रहा है कि व्यक्तिगत आलोचना से संरक्षित किया गया है। क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है, या उसे संरक्षण दिया गया है, या उसे मुक्त रखा गया है। ठीक है, आप किसी व्यक्ति को, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश का कोई व्यक्ति है, अगर वह कोई कमेंट करता है, कोई चीज निर्णय देता है आदेश, तो उसके खिलाफ आप कमेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं। अब कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है
वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इसको क्या लिखिएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान संविधान के डैश संवैधानिक अनुच्छेद में निहित है, किसमें है, तो आर्टिकल 124। याद रखिए क्या, आर्टिकल 124 में ये संरक्षित है। अगला कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, यानी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर क्या भर देंगे, नई दिल्ली। अब इसी से रिलेटेड कुछ कथन क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को बताएं कि सही है या गलत है। कोई क्वेश्चन है उसको सही और गलत बताना है। तो कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम अमेरिका में मिलता है उल्लेख, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्तियां राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, नहीं। ये उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं, यानी ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति को आर्टिकल 124 आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कोई भी सलाह ले सकता है। यह अधिकार तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को कोई मुख्य न्यायाधीश सलाह देता है, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अब यही तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्तियां राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, नहीं। सलाह ले सकता है, लेकिन जो सलाह देगा वो बात को राष्ट्रपति मानेगा ही, ये बात सही नहीं है। इसलिए क्या हो गया, ये क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रिटेन के संविधान में मिलता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत है। इसका उत्तर अमेरिका होगा, इसलिए गलत है ये। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय, जितने भी निर्णय होते हैं, वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। ये अगर नहीं रहता तो सही रहता। अगर कह रहा है कि बाध्यकारी नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, इसका गलत उत्तर हो जाएगा ये। अब कह रहा है क्या, भारतीय संविधान एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना करता है। तो दोस्तों ये बात सही है कि हमारे यहाँ एकीकृत प्रणाली है। हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया क्या है, एक पिरामिड की तरह काम करता है। यानी हम नीचे से जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक पिरामिड की तरह काम करता है, अर्थात एकीकृत प्रणाली को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए ये क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। हाई कोर्ट का जो न्यायमूर्ति होता है उसकी सेवानिवृत्ति कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 62 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, यानी किससे दिया जाता है। तो अभी हमने ऊपर चर्चा किया था कि संचित निधि से दिया जाता है। किससे दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वेतन के लिए संसद पर निर्भर नहीं रहता है, वो अलग से ही दी जाती है, संचित निधि से दी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है। तो वह अपना पद से त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। किसको देगा, राष्ट्रपति को। उसे शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको 25 क्वेश्चन न्यायपालिका से बताया। अगले वीडियो में हम फिर से 25 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।